हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के निचोड़ के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की रहने वाली है, क्योंकि इनमें क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन भी किया गया है, तो इस वजह से हम इनको लगातार देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। इसके पहले जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से ये संपूर्ण स्टडी गाइड बुक नवीनतम पाठ्यक्रम पर तैयार की गई हैं। इसमें 3000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्यायवार दर्शाया गया है। 2 मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के भी दिए गए हैं और उनको बखूबी सॉल्व किया गया है। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। दिए गए नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक्स आपको सब्जेक्ट वाइज भी प्रोवाइड की गई हैं, तो यहां पर सब्जेक्ट वाइज बुक देख सकते हैं। और साथ ही साथ सीटेट के लिए 10 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के लिए भी चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से एक बेहतरीन किताब निकाली गई है। इससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करें और चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट की बेहतरीन प्रिपरेशन करें। दोस्तों, यहां पर पहला प्रश्न आता है, जीवन भर अविरत चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो वृद्धि हो गया, विकास हो गया, ए और बी दोनों हो गया। तो इसमें मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया है कि जो विकास होता है ये अविरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक्सप्लेन में अगर हम चलें तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह गर्भ से कब्र यानी कि जन्म से मृत्यु तक होती है। यह परिपक्वता की प्राप्ति के साथ समाप्त नहीं होता है। परिवर्तन हालांकि वे कम समय के लिए हो सकते हैं, परंतु एक व्यक्ति के जीवन काल तक जारी रहता है। तो इसको कंठस्थ कर लें, विकास हमेशा होता है, जबकि वृद्धि एक नियत समय के बाद रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक के साथ साथ बाहरी अंगों का विकास के किन पहलुओं के अंतर्गत आता है? देखिए, आंतरिक के साथ साथ बाहरी अंगों का जो विकास होगा ये कोई मानसिक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, भाषा का विकास नहीं होगा, ये शारीरिक विकास कहलाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो व्यक्ति के शारीरिक विकास में उसके आंतरिक और बाहरी अंगों दोनों का विकास शामिल होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, माँ के गर्भ में बच्चे के गर्भाधान के समय कौन सा कारक उसकी भूमिका निभाता है? देखिए, जब माँ के गर्भ में बच्चा गर्भाधान होता है, मतलब गर्भ में बच्चा आता है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर तो रहता ही है, इमोशनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स उसमें नहीं होंगे। हेरिडिटरी फैक्टर इसमें सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन बनेगा। आनुवांशिक कारक, जो भी माता पिता से जनित गुण होंगे वही बच्चे में यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो आनुवांशिक जो कारक हैं माँ के गर्भ में बच्चे के गर्भाधान के समय अपनी भूमिका निभाते हैं। इस समय जीन और गुणसूत्र के रूप में तत्काल माता पिता से संतानों को क्या स्थानांतरित होता है, यह वंशानुगत योगदान का निर्माण करता है। आपने देखा होगा अक्सर आनुवांशिक कारक के तहत बच्चे का रूप, रंग, उसका अंगों की बनावट, ये सारी की सारी चीज़ें निर्भर किया करती हैं। इवन इफ मानसिकता में भी बच्चे अपने माता पिता को ही जाया करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 13 से 19 वर्ष की आयु के अंतर्गत कौन आएगा? तो प्रसव पूर्व अवस्था तो एकदम गलत है। शैशवावस्था, इन्फेंसी भी नहीं होगा। वयस्क एडल्टहुड की भी नहीं स्टेज होगी, ये किशोरावस्था होगी। एडोलसेंस का जो पीरियड है वो 13 से 19 के बीच आएगा। तो देखा जाए दोस्तों तो आम तौर पर किशोरावस्था युवावस्था से प्रारंभ होकर परिपक्वता की आयु तक यानी कि 13 से 19 साल के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में कौन सा मात्रात्मक है? मात्रात्मक मतलब होता है क्वांटिटेटिव। तो जो वृद्धि है उसका मापन संभव है, इस वजह से ये मात्रात्मक है। देखा जाए तो विकास शब्द का उपयोग विशुद्ध रूप से भौतिक अर्थों में किया जाता है। इसका मतलब आकार, ऊंचाई और वजन में परिवर्तन से है। इन परिवर्तनों को मापा जा सकता है। विकास उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो मात्रात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों गलत लिखा है, वृद्धि होना चाहिए, वृद्धि।
जबकि विकास का मापन ही नहीं संभव है। जहां जहां विकास लिखा है वो वृद्धि समझिए कि वृद्धि शब्द का उपयोग विशुद्ध रूप से भौतिक अर्थों में किया जाता है। आकार, लंबाई, वजन में परिवर्तन ये वृद्धि है, ठीक है, और मात्रात्मकता इस पर जो है होती है। अगला है विकास इसके और इसके बीच की पारस्परिक क्रिया का उत्पाद है। तो विकास जो है वो परिपक्वता और अधिगम के बीच की पारस्परिक क्रिया होती है। देखते हैं, देखिए परिपक्वता और अधिगम जो मैच्योरेशन है और लर्निंग है, दोनों के परिणाम स्वरूप विकास होता है। जन्म के समय मौजूद क्षमताओं और लक्षणों के परिपक्व होने के कारण परिपक्व जीव के विकास में परिवर्तन लाती है। प्रशिक्षण और अनुभव के कारण अधिगम व्यवहार में एक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है, हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों के उपयोग में गति, सटीकता और समन्वय का विकास कौन से कारक का अर्थ है? तो ये मोटर डेवलपमेंट होता है, मोटर विकास। ये हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों के उपयोग में गति, सटीकता और समन्वय का विकास, ये मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। देखिए, जो मोटर विकास होता है उसका मतलब मोटर व्यवहार, गति का विकास, सटीकता, हाथ, पैर और शरीर के अन्य भागों के उपयोग में समन्वय है। इसका अर्थ है गतिविधि और हस्त कौशल में विकास। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वृद्धि का तात्पर्य बच्चे में संज्ञानात्मक क्षमताओं के प्रगतिशील विकास से है? तो संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव जो एबिलिटीज हैं वो बौद्धिक विकास के अंतर्गत आती हैं। भाषाई विकास, समस्या समाधान में विकास, अवधारणाओं का विकास, ये सब जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नहीं आएगा, ये बौद्धिक विकास में आएगा। संज्ञानात्मक का मतलब बौद्धिक रूप से होता ही है। तो बौद्धिक विकास का तात्पर्य है बच्चे में संज्ञानात्मक क्षमताओं के प्रगतिशील विकास से है। जब किसी व्यक्ति का 5 से 16 वर्ष की आयु में प्रत्येक वर्ष मानसिक परीक्षण किया जाता है तो उसके मानसिक विकास के पाठ्यक्रम या पैटर्न को इंगित किया जाता है। कई वर्षों तक बार बार परीक्षण यह स्थापित करेगा कि क्या एक व्यक्तिगत बच्चा अधिक तीव्र बुद्धि और औसत सुस्त या अधिक सुस्त है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यवहार में अशांत, उत्तेजना, संघर्ष या तनाव है, तो भावना एक ऐसी स्थिति होगी। देखिए, जो बच्चा इमोशनली अगर ट्रीट होता है तो उसमें अशांति होगी, जो मतलब कहेंगे कि कई तरीके से भावुकता में भरा हुआ है बच्चा, तो उसमें उत्तेजना है, संघर्ष है, तनाव है, ये सब भावुकता में, भावना में आ जाएगा। देखिए, भावना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यवहार में अशांति, उत्तेजना, संघर्ष या तनाव शामिल है। भावनात्मक विकास किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन में सफलता ज़्यादातर संतुलित भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अगला है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को मोटे तौर पर किसमें वर्गीकृत कर दिया गया है? आंतरिक और बाह्य कारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं कारक, उनको मोटे तौर पर आंतरिक कारक और बाह्य कारक कहते हैं। क्योंकि जो इंटरनल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका वृद्धि और विकास प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में क्या सच नहीं है? कि वृद्धि औसत दर्जे का नहीं है, ये गलत है। वृद्धि भौतिक है, वृद्धि मात्रात्मक है, शरीर के आकार में वृद्धि, ये सब सही है। अगला है, कौन से बच्चे की शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है? तो जो मात्रात्मक वृद्धि होगी वो शारीरिक वृद्धि को, नकारात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक, ये सब नहीं, मात्रात्मक वृद्धि है वो शारीरिक वृद्धि को दर्शाएगा। अगला लेते हैं, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास के संदर्भ में विकास का कौन सा चरण आएगा? संज्ञानात्मक विकास। मैंने ऊपर ही बताया कि संज्ञानात्मक विकास में मेंटल डेवलपमेंट और उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दोनों आ जाएगा। अगला है, आंतरिक के साथ साथ बाहरी अंगों का विकास के किन पहलुओं के अंतर्गत आता है? तो आंतरिक विकास और आंतरिक के साथ साथ बाहरी अंगों का विकास, ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन भी डेवलप होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस प्रकार के विकास में हाथों और उंगलियों की छोटी मांसपेशियां शामिल होते हैं या किस प्रकार का विकास है?
तो ठीक क्रियात्मक विकास है। ठीक है, इसको देखते हैं। इस प्रकार का विकास ठीक क्रियात्मक विकास है। यह एक तरह का शारीरिक विकास है। इसमें हाथों और उंगलियों की छोटी मांसपेशियां शामिल होती हैं। पकड़ने, काटने, बनाना कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनके लिए ठीक मोटर विकास की आवश्यकता है। अगला है, अवधारणाओं के विकास मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा है? तो जो अवधारणाओं का विकास है वो बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है। अगला लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विकास में सकल मोटर कौशल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल शामिल है? तो जो शारीरिक विकास होता है उसमें सकल मोटर स्किल यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल शामिल होता है। अगला लेते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार संपूर्ण विकास के लिए पूर्व परिस्थिति क्या है? शारीरिक विकास। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, एकाग्रता और रचनात्मकता किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो ये फिर बौद्धिक विकास से संबंधित है। अगला लेंगे, विकास पर आनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन किसके द्वारा होता है? तो आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी का कितना विकास किया जा सकता है। अगला है, वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? तो वंशानुक्रम के संबंध में देखा जाए तो रुचि, अभिवृद्धि, पसंद, नापसंद, मस्तिष्क की संवेदात्मक जो भावनाएं हैं वो समावेशित होती हैं, एकदम से गलत है। हेरिडिटरी से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहता है। अगला है, आनुवांशिकता को एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो जो आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई है वो जीन है। ठीक है, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। ह्यूमन हैव एन एस्टिमेट 35,000 जीन्स। मोस्ट जीन्स कम इन पेयर्स एंड आर मेड ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको डीएनए भी कहा जाता है। ठीक है, वंशानुगतता एक विशेष व्यवहार का प्रभाव दिखता है जब हमशक्ल जुड़वा भ्रातृक जुड़वों की अपेक्षा अधिक समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो जो अभिप्रेरणा है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं है, बाकी प्रत्यागमनम और भिन्नता, समानता ये सभी हो जाएगा। अगला है, कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? तो आनुवांशिकता संबंधी कारक है आंखों का रंग। देखते हैं आप, कंजी आंखों वाली महिलाएं अगर हैं तो उनके बच्चे कंजे हो सकते हैं। ठीक है, ये सब जो है आंखों का रंग, ढंग, ये सब आनुवंशिकता में आ जाएगा। किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुडवर्थ ने कहा है कि जो बालक का विकास है वो आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल है। अगला है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता और विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? तो जो आनुवांशिक शाखा है वही इससे संबंधित है। देखिए, इसमें कुछ और फैक्ट मिल जाएंगे। आनुवांशिकी जो है जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो आनुवंशिकता और विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करता है और इम्यूनोलॉजी है वो जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो सभी जीवों में प्रतिरक्षा प्रणाली के अध्ययन को शामिल करती है। एंटेमोलॉजी कीटों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, अगला है, व्यक्तित्व में बुद्धिमत्ता आनुवंशिकता नाम मात्र भूमिका अदा करता है। व्यक्तित्व में बुद्धिमत्ता जो है वो आनुवंशिकता का नाम मात्र भूमिका ही अदा करती है। जनरली हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट हैव एन इंटरैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस according to Jensen
द इन्वायरमेंट प्लेज वेरी मिनिमल रोल इन डेवलपिंग इंटेलिजेंस। तो जो जेनसन महोदय हैं उन्होंने कहा है इन्वायरमेंट जो है मिनिमल रोल, सूक्ष्म रोल ही प्ले करता है इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान की किस शाखा में हम शैक्षिक वातावरण के संबंध में अधिगम के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम शैक्षिक वातावरण के संबंध में अधिगम के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शैक्षिक प्रक्रिया में शामिल प्रमुख कारक क्या हैं। तो शिक्षार्थी या शिक्षक हो गए, अधिगम के अनुभव, प्रक्रिया और परिस्थितियां, शिक्षक, ये सभी आ जाएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान की एक शाखा है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। और लेते हैं कुछ क्वेश्चन। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक वातावरण के संबंध में शिक्षार्थी के अनुभव और व्यवहार का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक मनोविज्ञान की कमियां क्या हैं। मानव व्यवहार अपूर्वानुमेय है। ये अगले क्वेश्चन कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मतलब कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन है। ये प्रश्न बढ़िया है। शैक्षिक मनोविज्ञान की किस पद्धति में अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार की धारणा, व्याख्या और विश्लेषण शामिल है। तो जो दोस्तों अवलोकन विधि है वो शैक्षिक मनोविज्ञान की ऐसी पद्धति है जिसमें अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार की धारणा, व्याख्या और विश्लेषण शामिल होते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड फ्रायड के अनुसार एक सकारात्मक सुरक्षा है जो ऊर्ध्वपातक है। ठीक है, देखते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार एक सकारात्मक सुरक्षा जिसे उन्होंने ऊर्ध्वपातक यानी कि सब्लिमेशन कहा है, एक अस्वीकार्य आवेग का रूपांतरण है, चाहे वो क्रोध, भय या सामाजिक रूप से स्वीकार्य कुछ भी हो। जहां तक कि उत्पादक रूप में हो तो विरोध करने वाला एक अच्छा शिकारी या फुटबॉल खिलाड़ी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रक्षात्मक व्यवहार में कोई व्यक्ति वास्तविकता की अवहेलना करता है और लंबे समय तक उससे दूरी बना लेता है। तो जो पलायनवाद है उसके अंतर्गत रक्षात्मक व्यवहार में कोई व्यक्ति वास्तविकता की अवहेलना करने लगेगा और लंबे समय तक उससे दूरी बना लेगा।